जिस राम नाम की सियासत के जरिए बीजेपी आज सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर काबिज है, उस राम नाम की सियासत के यूपी में सूत्रधार रहे कल्याण सिंह आज पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। आज राजकीय सम्मान के साथ नरोरा में उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तमाम बड़े नेता मौके पर मौजूद रहे। कल्याण सिंह अपने पीछे एक बड़ी विचारधारा और राजनीतिक विरासत छोड़ कर गए हैं। कल्याण सिंह वो शिल्पकार थे जिन्होंने न सिर्फ बीजेपी के लिए राम नाम की राजनीति गढ़ी, बल्कि वो देश की राजनीति का भी एक अध्याय बन गए। कल्याण सिंह बीजेपी के नेताओं के लिए बाबूजी के तौर पर सम्मानित थे, लेकिन राजनीति में उनका कद ऐसा था कि धुर विरोधी मुलायम सिंह यादव हो या फिर मायावती, सबने उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनकी राजनीतिक हैसियत को समझा और तवज्जो भी दी। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के सूत्रधार रहे कल्याण सिंह अब यादों में शेष हैं और नम आंखों से हर शख्स आज उन्हें याद कर रहा है। इतिहास में जब जब राम मंदिर का जिक्र होगा तब तब कल्याण सिंह को जरूर याद किया जाएगा। कल्याण सिंह यूपी के 2 बार मुख्यमंत्री रहे, तो वहीं राजस्थान और हिमाचल के राज्यपाल के तौर पर भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि कल्याण सिंह का जाना बीजेपी के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। एक तरफ जहां देश में कोरोना महामारी की तीसरी लहर आने की आशंका जताई जा रही है, तो वहीं पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोरोना के हालातों को पूरी तरह से नियंत्रण में होने का दावा किया है। साथ ही चुनाव आयोग से राज्य में उपचुनाव की घोषणा करने की मांग की है। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया है कि बंगाल में कोरोना की स्थिति अब पूरी तरह से कंट्रोल में है। उन्होंने कहा कि लोगों को वोट डालने और विधानसभा के लिए चुने जाने का अधिकार है और अब राज्य में कोविड-19 की स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। ऐसे में अब चुनाव आयोग को उपचुनाव की घोषणा करनी चाहिए। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को भाजपा के उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के लिए विधानसभा उपचुनाव का रास्ता खाली करते हुए राज्य की सत्ताधारी दल तृणमूल कांग्रेस के नेता शोभन देव विधायक पद से इस्तीफा दे चुके हैं। वे भवानीपुर विधानसभा सीट से जीतकर विधानसभा पहुंचे थे, जो कि ममता बनर्जी की पारंपरिक सीट रही है। पश्चिम बंगाल में कोरोना के हालात जरूर सुधर रहे हैं। कोरोना के सुधरते हालातों से अच्छे संकेत मिल रहे हैं, तो वहीं राज्य में उपचुनाव की घोषणा की मांग सियासत को तेज कर रही है। सियासतदानों ने और सियासी दलों ने अपने अपने स्तर पर तैयारियां तेज कर दी है। तो वहीं उपचुनाव की घोषणा चुनाव आयोग कब करेगा और उसका क्या फैसला होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने NMP यानी नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन प्रोग्राम को लॉन्च कर दिया है। इसके जरिए अगले 4 सालों में केंद्र सरकार जिन सरकारी संपत्तियों को बेचेगी या फिर मोनेटाइज करेगी, उसकी एक लिस्ट भी तैयार की गई है। NMP के जरिए सरकार 6 लाख करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी में है। इस मौके पर नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत ने कहा कि रेल, सड़क, बिजली सेक्टर से जुड़ी 6 लाख करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचा की संपत्तियों को 4 साल के दौरान मोनेटाइज किया जाएगा। अमिताभ कांत ने कहा कि बेहतर ऑपरेशन और मैनेजमेंट के जरिए प्राइवेट सेक्टर में आना बेहद ज़रूरी है। योजना के बारे में जानकारी देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि राष्ट्रीय मोनेटाइजेशन पाइपलाइन ब्राउनफील्ड संपत्तियों के बारे में है, जहां निवेश से पहले ही किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसी संपत्तियां हैं जो या तो सुस्त पड़ी हैं या पूरी तरह से मोनेटाइज नहीं की गई हैं या फिर कम उपयोग में की गई हैं। बता दें कि सड़क, परिवहन और राजमार्ग, रेलवे, बिजली, पाइपलाइन और प्राकृतिक गैस, नागरिक उड्डयन, शिपिंग, बंदरगाह और जलमार्ग, दूरसंचार, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, खनन, कोयला और आवास, शहरी मामलों के मंत्रालय नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन में शामिल हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्राइवेट हिस्सेदारी लाकर हम बेहतर तरीके से मुद्रीकरण करने जा रहे हैं। इन एसेट्स का ओनरशिप सरकार के पास ही रहेगा, बस कमाई के लिए पार्टियों को दिया जाएगा और जो कुछ सालों बाद सरकार को वापस कर दिया जाएगा। पंजशीर पर कब्जा करने की कोशिश में लगे तालिबान को बड़ा झटका लगा है। पंजशीर पर हमला करने की फिराक में तालिबान ने अपने हाथ जला लिए हैं। जैसे ही तालिबानी लड़ाके पंजशीर की तरफ पहुंचे तो पंजशीर के विद्रोही गुटों ने उन पर जोरदार हमला किया, जिसमें 350 से ज़्यादा तालिबानी आतंकी मारे गए हैं। इसके साथ ही कई कमांडर्स उन्होंने बंधक बना लिए हैं। असल में पंजशीर में मौजूद अफगानी लड़ाके आतंकियों का शिकार करने निकले तो 350 से ज़्यादा आतंकियों को मार गिराया। 20 से ज़्यादा आतंकी बंधक बनाए गए हैं। बानू जिले का कमांडर मारा गया है, उसके 3 बॉडीगार्ड्स भी ढेर कर दिए गए हैं। कुछ सीनियर कमांडर्स भी एनकाउंटर में फंसे हुए हैं। कई अन्य तालिबान लड़ाके जान बचाने में जुटे हुए हैं।
बागलान की बात करें तो तालिबानी आतंकी साजो सामान छोड़कर भाग गए हैं। इनमें 30 से ज्यादा हथियारबंद वाहन, लैंड माइन, हथियार शामिल हैं। विद्रोही गुटों ने कई जिले भी तालिबान से आज़ाद करा लिए हैं। ऐसे में ये आतंकी संगठन तरह तरह के प्रोपेगेंडा कर रहा है। उसका दावा है कि तालिबानियों ने पंजशीर को 3 तरफ से घेर लिया है, लेकिन मसूद के लड़ाके आखिरी लड़ाई की तैयारी में नजर आ रहे हैं। औपचारिक तौर पर सत्ता संभालने से पहले ही पंजशीर में उठी क्रांति की आग तालिबान को असहज महसूस करा रही है। तालिबान इस आग को दबाना चाहता है, लेकिन पंजशीर में जो क्रांति हुई है उससे अफगानिस्तान में अमन चाहने वालों की उम्मीद लौट रही है। इंदौर में युवक की पिटाई के मामले में सियासत तेज हो गई है। कल छेड़खानी के आरोप पर कई लोगों ने युवक पर हमला कर दिया। भीड़ का आरोप था कि युवक ने अपना धर्म छिपाकर गुनाह किया। मारपीट के इस मामले में युवक के परिजनों ने भी थाने के बाहर हंगामा किया। पुलिस ने 3 नामजद और 25 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया है। अब तक इस मामले पर 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इंदौर के गोविंद नगर में रविवार को ये वारदात हुई। दोपहर का वक्त था। पीड़ित युवक चूड़ी बेचने पहुंचा था और तभी कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया और घेर कर मारपीट की। अब इस मामले पर सियासत भी रंग ले रही है। राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सावन के पवित्र महीने में इस शख्स द्वारा खुद को हिंदू बताकर महिलाओं को चूड़ियां बेचने से विवाद की शुरुआत हुई, जबकि वह अन्य समुदाय से ताल्लुक़ रखता है। उधर कांग्रेस नेता और शायर इमरान प्रतापगढ़ी ने घटना को लेकर शिवराज सरकार पर निशाना साधा। इस मामले पर एसपी पूर्व आशुतोष बागरी ने कहा है कि फरियादी की मांग पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर उन पर कार्रवाई की जाएगी। आज एक बार फिर से बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे पर निकले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला अपने स्वभाव के विपरीत तीखे तेवरों में नजर आए। बिरला ने बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात करने के बाद खासकर इस बात को लेकर के निराशा और नाराजगी का इजहार किया कि कोटा में बाढ़ की विभीषिका को गुजरे हफ्ते से लेकर पखवाड़ा तक हो चुका है, लेकिन अभी भी सभी पीड़ितों के खातों में मुआवजा राशि नहीं आ पाई है। मैंने तो इस पूरे मामले को लेकर बाढ़ की तबाही का मंजर देखने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री तक से बात की थी और तुरंत फुरत में केंद्रीय सर्वे टीमों को भी कोटा भेज दिया था, लेकिन इस पूरे मामले में राज्य सरकार का एक्शन ढीला नजर आता है। बिरला ने इस दौरान बाढ़ प्रभावितों के लिए रचनात्मक पहल करने का भी प्रयास किया और भामाशाहों की मदद से 5000 टिन शेड ऐसे परिवारों के लिए इकट्ठा किए जिनके आशियाने बाढ़ की विभीषिका में ढह गए हैं। बिरला ने इस दौरान किशनगंज गांव में पहुंचकर वहां किस तरह से लोगों ने अपना घर ढहने के बाद टिन शेड की मदद से वापस अपने घर खड़े किए, इसका भी जायजा लिया और बाद में बुढ़ादीत पहुंचकर वहां भी बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात करने के बाद टाकरवाड़ा गाँव का भी दौरा किया। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य आज भरतपुर के अपना घर आश्रम पहुंची। यहाँ उन्होंने आश्रम में मां अन्नपूर्णा प्रसादालय की नींव रखी। इसके साथ ही पौधारोपण भी किया। राज्यपाल ने आश्रम में निवासरत प्रभुजनों से मिलकर उनके हालचाल भी जाने। अवसर पर उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कहा कि यह बांके बिहारी की असीम कृपा है। इसी का कारण है कि अपना घर आश्रम में असहाय और लावारिस लोगों की निर्बाध रूप से सेवा हो रही है। प्रसादालय की नींव रखते समय उन्होंने कहा कि बांके बिहारी की कृपा से ही यहाँ जल्द कार्य ही पूरा हो जाएगा। राज्यपाल ने कहा कि वे उत्तराखंड सरकार से बात करके हरिद्वार में अपना घर आश्रम की एक शाखा शुरू करने का प्रयास भी करेंगी। उन्होंने इस संबंध में डॉक्टर माधुरी भारद्वाज से बात की, जिन्होंने बताया कि यदि उत्तराखंड सरकार उन्हें एक भवन उपलब्ध करा देती है तो वो हरिद्वार में भी अपना घर आश्रम शुरू कर देंगे। बेबी रानी मौर्य ने कहा कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो गरीब और असहाय लोगों की मदद करना चाहते हैं, दान करना चाहते हैं, लेकिन हकीकत में उन्हें दान करने के लिए सही जगह नहीं मिलती। ऐसे लोगों के लिए अपना घर आश्रम एकदम सही जगह है, जहां पर असहाय और लावारिस लोगों की पूरे दिल से सेवा की जाती है। राज्यपाल मौर्य ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति को सेवा करनी है और ईश्वर को देखना है तो वह अपना घर आश्रम में आए और यहाँ पर सेवा करे। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी बीकानेर दौरे पर रहे। सर्किट हाउस में उनकी जन सुनवाई में अपार भीड़ भी उमड़ी। भाटी ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर जनता को भरोसा है, काम हो रहे हैं, इसलिए जनता न केवल अपने काम लेकर आ रही है बल्कि क्षेत्र की समस्याएं लेकर भी आ रही हैं। उच्च शिक्षा में अशोक गहलोत के विजन की तारीफ करते हुए कहा कि 2.5 सालों में 123 कॉलेज खोले गए हैं, 12,000 से अधिक स्कूटी वितरित की जा रही है और महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ऐसे स्कूल्स जिनमें 500 से अधिक छात्राएं पढ़ रही हैं उन्हें कॉलेज में क्रमोन्नत करने के आदेशों पर काम हो रहा है, जो ये बताता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ग्रामीण क्षेत्र में उच्च शिक्षा पर फोकस कर रहे हैं। तो इधर कांग्रेस के नेता ही आंदोलन करते दिखे। यूथ कांग्रेस के नेता देवेंद्र बिस्सा की अगुवाई में आज बिजली कंपनी के कार्यालय पर प्रदर्शन हुआ। इतना ही नहीं, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कार्यालय के भीतर घुसने की कोशिश की। इस दौरान
एक बारगी तनातनी की स्थिति बन गई। आरएसी और पुलिस जाब्ता मौके पर तैनात करना पड़ा। देवेंद्र बिस्सा ने कहा कि बिजली कंपनी मनमानी कर रही है, स्थानीय लोगों की सुनवाई नहीं हो रही। साथ ही साथ उन्होंने ये भी मांग की कि रोजगार में भी स्थानीय लोगों को प्राथमिकता कंपनी दे। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट सोमवार को बाड़मेर के बालोतरा क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान सचिन पायलट ने विधायक हेमाराम चौधरी के निवास पर पहुंचकर उनके भाई जसराम चौधरी के निधन पर शोक संवेदनाएं व्यक्त की और इसके बाद सचिन पायलट ने ब्रह्मधाम आसोत्रा के भी दर्शन किए और यहाँ गादीपति तुलसाराम महाराज का आशीर्वाद लिया। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट बालोतरा के जानियाना में स्थित मूर्जी की ढाणी गांव पहुंचे, जहां पर सचिन पायलट ने घुड़ामालानी विधायक हेमाराम चौधरी के निवास पर पहुंचकर उनके भाई जसराम चौधरी के निधन पर शोक संवेदनाएं जाहिर की। इस दौरान सचिन पायलट ने करीब 15 मिनट से अधिक समय तक विधायक हेमाराम चौधरी एवं उनके परिजनों से मुलाकात की और उनके सुख दुख की बातें की। इस दौरान सचिन पायलट के साथ उनके समर्थित विधायक रामनिवास गौड़िया, मुकेश भाकर, राकेश पारिक सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। सचिन पायलट के आज के इस दौरे के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता काफी उत्साहित दिखे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सचिन पायलट का बाड़मेर जिले की सीमा में प्रवेश करते ही स्वागत किया। सचिन पायलट का कल्याणपुर, पचपदरा सहित कई जगहों पर जोरदार स्वागत किया। सचिन पायलट खेमे के कई विधायक भी इस दौरान उनके साथ रहे। उदयपुर की बल्लभनगर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तिथियां घोषित होने से पहले ही राजनीतिक भूचाल आ गया। आज स्वर्गीय गुलाब सिंह शक्तावत के बड़े पुत्र और दिवंगत विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत के बड़े भाई देवेंद्र सिंह शक्तावत ने गजेंद्र सिंह शक्तावत की पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए। बल्लभनगर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तिथि घोषित होने से पहले ही राजनीतिक भूचाल आ गया है। दिवंगत विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत के बड़े भाई और शक्तावत परिवार के ज्येष्ठ सदस्य देवेंद्र सिंह शक्तावत ने आज उदयपुर में पत्रकार वार्ता करके साफ कर दिया कि यदि दिवंगत गजेंद्र सिंह शक्तावत की पत्नी प्रीति शक्तावत को टिकट दिया गया तो वे निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। यही नहीं, किसी दूसरे दल में जाने की गुंजाइश से भी देवेंद्र सिंह ने इनकार नहीं किया। दरअसल देवेंद्र सिंह शक्तावत ने पत्रकार वार्ता में प्रीति शक्तावत के इर्द गिर्द काम कर रहे कांग्रेस के कुछ पदाधिकारियों पर संगीन आरोप भी लगाए और कहा कि स्वर्गीय गुलाब सिंह शक्तावत की रीति नीति पर काम नहीं करने वालों के खिलाफ बल्लभनगर में कांग्रेस विरोध दर्ज कराएगी। दरअसल बल्लभनगर उपचुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के कई दावेदार मैदान में हैं। इन दावेदारों की सूची में दिवंगत विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत की पत्नी प्रीति शक्तावत और खुद देवेंद्र सिंह शक्तावत भी दौड़ में हैं। लेकिन आज देवेंद्र सिंह शक्तावत द्वारा प्रीति शक्तावत के खिलाफ मोर्चा खोल देने से अब पार्टी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। भीलवाड़ा जिले के धामणे गांव में रविवार को एक भूसा व्यापारी की हत्या के मामले ने आज अचानक तूल पकड़ लिया। इस मामले में अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए ग्रामीणों ने शव के साथ में सड़क पर प्रदर्शन किया। धामणे गांव में अचानक इस बात को लेकर माहौल गर्मा गया कि ग्रामीण इस बात पर अड़ गए कि जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी होगी, उसी के बाद में वो शव का अंतिम संस्कार करेंगे। बाद में जिला मुख्यालय से एडिशनल एसपी गजेंद्र सिंह जोधा व डिप्टी ज्ञानेंद्र सिंह मौके पहुंचे और उन्होंने ग्रामीणों से समझाइश की। बाद में ग्रामीणों ने 3 दिन में अपराधियों की गिरफ्तारी के आश्वासन के बाद में शव उठाने को तैयार हुए और शव का दोपहर बाद में गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार कर दिया गया। गौरतलब है कि काछोला थाना क्षेत्र के धामणे गाँव निवासी भूसा व्यापारी देवी सिंह की रविवार को अज्ञात बदमाशों ने गला रेत कर हत्या कर दी थी। इस घटना के दौरान उन्होंने देवी सिंह पर फायर भी किया था। इस मामले को लेकर आज सुबह मेडिकल बोर्ड से पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया और शव परिजनों को सौंपा। शव को ले जाकर इसके बाद में ग्रामीण सड़क पर बैठ गए और गांव में विरोध प्रदर्शन करने लगे। इस बीच कुछ युवकों ने मिलकर गांव के बाजार भी बंद करवा दिए। करीब 3 घंटे तक विरोध प्रदर्शन चलता रहा। एडिशनल एसपी गजेंद्र सिंह जोधा के 3 दिन में किसी भी हालत में अपराधियों की गिरफ्तारी के आश्वासन देने के बाद में ग्रामीण शांत हुए।